आजा रे आ जरा आ, लहरा के आ जरा मेरे शाहे खुदा ओ मेरी जान जाना। ले गई दिल गुड़िया जापान की, ले गई दिल गुड़िया। जिन गानों की झलक आपने सुनी उन गानों के बल पर एक मामूली कहानी पर बनी फिल्म सुपरहिट हो गई थी। इस वीडियो में इस फिल्म के उस एक गाने के बारे में बात करने जा रही हूं जो फिल्म की शूटिंग पूरी हो जाने तक रिकॉर्ड ही नहीं कराया गया और इसके कारण आशा पारेख और जॉय मुखर्जी समेत फिल्म के सारे कलाकार और यूनिट के सारे लोग कई सप्ताह तक टोक्यो में बैठकर इस गाने को गाने वाले गायक का इंतजार करते रहे। इस वीडियो में मैं आपकी दोस्त श्वेता जया बताने जा रही हूं कि वो गाना कौन सा था और वो गाना क्यों रिकॉर्ड नहीं हो पाया और आखिर जो गायक रिकॉर्डिंग के लिए बिल्कुल सही समय पर पहुंचने के लिए जाने जाते थे उनका कई सप्ताह तक इंतजार क्यों करना पड़ा और आखिरकार वो गाना कैसे रिकॉर्ड हुआ। इस वीडियो में जानेंगे और भी बहुत कुछ, तो आप कीजिए थोड़ा इंतजार और बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, साल 1966 में आई जॉय मुखर्जी और आशा पारेख के फिल्म लव इन टोक्यो के गाने खूब लोकप्रिय हुए थे। तुम मेरे पास होते हो कोई दूसरा। असल में ये फिल्म लव इन शिमला की कामयाबी के बाद बनी। हसीनों की सवारी है, हसीनों की सवारी, बड़ी तकदीर वाली रिक्शा हमारी। और लव इन टोक्यो की कामयाबी के बाद आखिर में लव इन बॉम्बे पर्दे पर आई। नाचो नाचो नाचो। तीनों फिल्मों में लीड रोल जॉय मुखर्जी ने निभाया, जबकि साधना ने लव इन शिमला में, आशा पारेख ने लव इन टोक्यो में और वहीदा रहमान ने लव इन बॉम्बे में काम किया। लव इन टोक्यो का निर्माण और निर्देशन प्रमोद चक्रवर्ती ने किया था। फिल्म में जॉय मुखर्जी और आशा पारेख के अलावा प्राण, महमूद, ललिता पवार, असित सेन और मदन पुरी ने भी अभिनय किया। इसका संगीत शंकर जयकिशन ने दिया, जबकि इसके गीत हसरत जयपुरी ने लिखे थे। फिल्म के प्रोड्यूसर प्रमोद चक्रवर्ती इस फिल्म के संगीत के लिए दादा SD बर्मन को लेना चाहते थे, क्योंकि उनकी पहले की फिल्म जिद्दी दादा बर्मन के संगीत के कारण हिट हो गई थी। प्यार की मंजिल मस्त सफर, तुम हो हंसी हम है जवान, सामने तुम हो फिर भी। दादा बर्मन के संगीत के कारण जिद्दी साल 1964 की सबसे अधिक कमाई करने वाली चौथी फिल्म थी। प्रमोद चक्रवर्ती लव इन टोक्यो में दादा को लेना चाहते थे, लेकिन चूंकि दादा बर्मन बीमार थे इसलिए कुछ समय तक फिल्म रुकी रही। लेकिन जब दादा बर्मन ने संगीत देने से असमर्थता जताई तब फिल्म का संगीत देने का जिम्मा शंकर जयकिशन को मिला और फिल्म लॉन्च हुई। आजा रे आ जरा आ, लहरा के आ जरा। फिल्म के सारे गाने नागरा साउंड रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड हो गए। सायोनारा सायोनारा, आजा रे आ जरा, ओ मेरे शाहे खुमा, मुझे तुम मिल गए हमदम जैसे गाने ने इस फिल्म को हिट बना दिया। न सुलगना किसको दिखाऊं सांस के तूफान, तुम मेरे पास होते हो कोई दूसरा नहीं। शायद लव इन टोक्यो पहली फिल्म थी जो फॉरेन लोकेशन पर शूट की गई थी। तब के जापान को देखें तो 1965 का जापान आज के भारत से भी 50 साल आगे दिखता है। फिल्म की शूटिंग तो लगभग पूरी हो गई, लेकिन एक समस्या ये आ गई थी कि फिल्म का टाइटल सॉन्ग रिकॉर्ड नहीं हो पाया। सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि इस गाने को गाने वाले गायक रफी साहब फॉरेन टूर पर थे।
अब जब तक रफी साहब लौटकर भारत नहीं आते तब तक गाना रिकॉर्ड नहीं होगा, और जब तक गाना रिकॉर्ड नहीं होगा तब तक फिल्म की शूटिंग पूरी नहीं होगी। फिल्म के कलाकार और यूनिट के लोग टोक्यो में थे और इस कारण निर्माता का खर्चा बढ़ता जा रहा था। डायरेक्टर प्रमोद चक्रवर्ती ने तय किया कि जब तक रफी साहब वापस लौटकर भारत नहीं आते तब तक टाइटल सॉन्ग के लिए जरूरी एरियल शॉट्स हेलीकॉप्टर से ले लिए जाएं और बाकी के शॉट्स भी ले लिए जाएं जहां जहां गाना नहीं है। इन शॉट्स को लेने के बाद फिल्म के कलाकार और यूनिट के लोग वही टोक्यो में ही रफी साहब के भारत लौटने का इंतजार करें। लेकिन रफी साहब के भारत लौटने में देरी हो रही थी। एक एक घंटा निर्माता निर्देशक के लिए भारी पड़ रहा था। अब प्रमोद चक्रवर्ती ने ऐसा प्लान बनाया कि जैसे ही रफी साहब एयरपोर्ट पर उतरें, उनको एयरपोर्ट से घर जाने नहीं दिया जाए, बल्कि एयरपोर्ट से सीधे महबूब स्टूडियो ले जाया जाए और फटाफट टाइटल सॉन्ग रिकॉर्ड किया जाए ताकि नागराज पूल को फ्लाइट से टोक्यो भेजा जा सके। रफी साहब के विमान से उतरने से पहले महबूब स्टूडियो में रिकॉर्डिंग की पूरी तैयारी की जा चुकी थी। जैसे ही रफी साहब विमान से उतरे, संगीतकार शंकर जयकिशन रफी साहब को कहीं और जाने देने के बजाय उनको लेकर सीधे स्टूडियो पहुंचे और फटाफट गाना रिकॉर्ड करके नागराज पूल को फ्लाइट से टोक्यो भेजा और नागराज पूल मिलते ही बाकी की रुकी हुई शूटिंग शुरू हुई। तो शहर मस्ताना जिसका अंदाज माशूकाना। वैसे गानों के लिए डांस डायरेक्टर सुरेश भट्ट थे, लेकिन उनको टोक्यो ले ही नहीं गए थे क्योंकि कोई मतवाला आया मेरे द्वारे गाने को छोड़कर कोई गाना ऐसा नहीं था जिसमें उनकी आवश्यकता थी। कोई मतवाला आया मेरे द्वारे। टाइटल सारे गाने आउटडोर में शूट हुए। ये सारे गाने रनिंग या वॉकिंग सॉन्ग थे, लेकिन टाइटल सॉन्ग के पिक्चराइजेशन में कोरियोग्राफी की कमी साफ खलती है। लास्ट वाले स्टैंजा में तो टोक्यो के डिफ्नी डांस शो में मनमर्जी के शॉट फिल्माए गए। लगता है कि जॉय मुखर्जी और आशा पारेख को कोई बताने वाला ही नहीं था कि स्टेप्स क्या हैं और कैसे लेने हैं। पूरा गाना दौड़ते गिरते पड़ते शूट हुआ। उधर निर्देशक को टाइटल सॉन्ग के एरियल शॉट के बाद समझ ही नहीं आया कि गाने का पिक्चराइजेशन कैसे शुरू करें। किसी अनाड़ी असिस्टेंट ने सुझाया कि जॉय मुखर्जी आशा पारेख को गोदी में लेके रोड क्रॉस करें और फिर रोमांटिकली सुर हो ले गई दिल गुड़िया जापान की पागल मुझे कर दिया। यही चूक हो गई। आशा पारेख के वजन को जॉय मुखर्जी अंडर एस्टिमेट कर गए। उन्होंने आशा पारेख को उठा तो लिया और उनको उठाकर दौड़ भी पड़े, लेकिन रोड को क्रॉस करते करते हाफ गए और आशा पारेख जी धड़ाम से सड़क पर ही गिर पड़ी। ले गई दिल गुड़िया जापान की पागल मुझे। इसका वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि आशा पारेख पर क्या गुजरी होगी। गनीमत ये रही कि आशा पारेख की हड्डी पसली टूटने से किसी तरह बची। इस गाने में शंकर जयकिशन ने दो अकॉर्डियन का उपयोग करके तहलका मचा दिया था। रफी साहब ने जापान शब्द को ऐसा नेजल टच दिया कि कमाल ही हो गया। रफी साहब ने ले गई दिल को भी अलग अंदाज से गाया है। ले गई दिल गुड़िया जापान की ले गई दिल। उसके बाद इन्होंने कपकपा के गाया है। वैसे रफी साहब में ये खूबी थी कि वो किसी भी गाने को किसी भी स्टाइल में गा सकते थे। इस गाने के पिक्चराइजेशन में 1965 के जापान को दिखाया गया है, जिसमें एलईडी लाइट में जगमगाता जापान दिखता है, जबकि उस समय भारत में लोगों को पता ही नहीं था कि एलईडी लाइट्स क्या चीज होती हैं। तो दोस्तों, इस गाने और लव इन टोक्यो के बाकी गानों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इस बारे में आपके पास और भी कोई जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में जानी अनजानी जानकारियां लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।